सबसे पहले बात करेंगे बड़ी खबर की। देहरादून से बड़ी खबर है जहां पर आज उत्तराखंड के मुखिया पुष्कर सिंह धामी दिल्ली दौरे पर रहने वाले हैं। दिल्ली में उत्तराखंड निवास चाणक्यपुरी का लोकार्पण वो करने वाले हैं। दोपहर 2:30 बजे तक उत्तरकाशी पहुंचेंगे। विभागीय योजनाओं की समीक्षा बैठक मुख्यमंत्री लेंगे। तो ये बड़ी खबर आपको बता रहे हैं जहां पर आज मुखिया पुष्कर सिंह धामी दिल्ली के दौरे पर हैं और दिल्ली के दौरे में कई कार्यक्रम उनके प्रस्तावित है। आपको बता दें कि उत्तराखंड निवास चाणक्यपुरी का लोकार्पण यहाँ वो करने वाले हैं। इसके बाद दोपहर 2:30 बजे करीब वो उत्तरकाशी पहुंचेंगे जहां पर विभागीय योजनाओं की समीक्षा बैठक वो करेंगे। तो ये आज का कार्यक्रम है मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी का, जहां पर 2 दौरे उनके हैं, एक दिल्ली दौरा और दूसरा उत्तरकाशी का दौरा। जहां पर पहले दिल्ली हो जाएंगे जहां पर उत्तराखंड निवास चाणक्यपुरी में का लोकार्पण वो करने वाले हैं। उसके बाद दोपहर 2:30 बजे का उनका उत्तरकाशी कार्यक्रम है जहां पर तमाम जो योजनाएं हैं, विभागीय योजनाएं हैं, उनकी समीक्षा बैठक करेंगे। और हिमांशु गौड़ हमारे संवाददाता हमारे साथ लाइव जुड़ चुके हैं। हिमांशु, आज मुख्यमंत्री के क्या कुछ कार्यक्रम प्रस्तावित हैं, चाहे दिल्ली हो या उत्तरकाशी? जी बिल्कुल दिव्या, उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी आज ठीक सुबह 10:30 बजे दिल्ली पहुंचेंगे और दिल्ली में उत्तराखंड भवन का शिलान्यास लोकार्पण मुख्यमंत्री करेंगे। और ये भवन प्रवासी उत्तराखंडियों को मुख्यमंत्री सौंपेंगे, क्योंकि मुख्यमंत्री की एक सौगात प्रवासी उत्तराखंडियों के लिए थी कि राज्य स्थापना दिवस से पूर्व दिल्ली में उत्तराखंड सदन का लोकार्पण और शिलान्यास होगा। और उसी कार्यक्रम के तहत आज, क्योंकि अब 3 दिन बाद जहाँ राज्य स्थापना दिवस मनाया जाएगा, तो उससे पूर्व ही ये घोषणा मुख्यमंत्री पूरे करने जा रहे हैं और उत्तराखंड भवन का लोकार्पण आज करेंगे। और वो भवन उत्तराखंड प्रवासी उत्तराखंड वासियों को जो है मुख्यमंत्री सौगात के रूप में देंगे। इसके साथ ही 2:30 बजे मुख्यमंत्री उत्तरकाशी दौरे पर पहुंचेंगे, जहां पर कलेक्ट्रेट सभागार में विभिन्न परियोजनाएं, चाहे जल जीवन मिशन की हो, PMGSY की हो, आपदा प्रबंधन हो, सड़क प्रबंधन हो, पेयजल मिशन की हो, तमाम स्वास्थ्य प्रबंधन हो, तमाम ऐसी जो परियोजनाएं हैं जो उत्तराखंड सरकार चलाई जा रही हैं, के द्वारा चलाई जा रही हैं, उनका आज समीक्षा मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी करेंगे। और उसकी समीक्षा के बाद अधिकारियों को जो कुछ दिशा निर्देश होंगे वो दिए जाएंगे। इसके बाद ही मुख्यमंत्री शाम को अपने कैंप कार्यालय देहरादून पहुंचेंगे और वहां पर भी तमाम जो शासकीय कार्य मुख्यमंत्री के होते हैं उनको समापन करेंगे। अच्छा हिमांशु, यहाँ पर उत्तरकाशी का जो उनका दौरा है, यहाँ पर विभागीय योजनाओं की वो समीक्षा करने वाले हैं। कौन कौन इस दौरान बैठक में मौजूद रहने वाला है और ग्राउंड रिपोर्ट किस तरीके से तैयार की गई है? क्योंकि ये कहा गया है कि जब भी बैठक होती है उसमें कोई ना कोई कमी रह जाती है अधिकारियों की तरफ से, तो क्या इस बैठक में तैयारी करके आएंगे अधिकारी? जी बिल्कुल दिव्या, जहाँ तक बैठक में मौजूद अधिकारियों की बात रही तो जिलाधिकारी उत्तरकाशी हो, मुख्य विकास अधिकारी हो, मुख्य चिकित्सा अधीक्षक अधिकारी हो, मुख्य शिक्षा अधिकारी हो, तमाम जो PWD से संबंधित अधिकारी हो, तमाम अधिकारी विभागों के जो आला अधिकारी हैं वो मौजूद रहेंगे और मुख्यमंत्री को अपनी रिपोर्ट देंगे। क्योंकि मुख्यमंत्री का विज़न था कि उत्तराखंड के जो पहाड़ी प्रदेश हैं, पहाड़ी जो जनपद हैं, उनमें विकास की धारा जो है वो तीव्र गति से प्रभावित की जाए और किसी भी प्रकार की जो है लापरवाही इन कामों में ना बरती जाए। इसको लेकर जो है तमाम विभागों के जो आला अधिकारी हैं वो मौजूद रहेंगे और लगातार समीक्षा बैठक, क्योंकि उत्तराखंड में हमने देखा है कि 3-4 महीने से जिस प्रकार से चाहे सचिवालय देहरादून हो, अलग अलग जिले, चाहे चंपावत, चमोली, उत्तरकाशी, नैनीताल, पौड़ी, तमाम जिलों में समीक्षा बैठकों का दौर हो, अधिकारी अपनी आला जो रिपोर्ट है वो लेकर मुख्यमंत्री के समक्ष जाते हैं और जो अधिकारियों की रिपोर्ट में कमी पाई जाती है उनको मुख्यमंत्री फटकार भी मौके पर ही लगाते हैं। तो ऐसे में कहीं ना कहीं आज जो है समीक्षा बैठक होगी और उसके बाद देखने वाली बात होगी क्या अधिकारी की जो रिपोर्ट है उनसे मुख्यमंत्री संतुष्ट होते हैं या नहीं। जी बहुत शुक्रिया हिमांशु हमारे साथ जुड़ने के लिए और तमाम जानकारी साझा करने के लिए। और अब उत्तर प्रदेश से बड़ी खबर का रुख करेंगे, जहां लोक गायिका पद्म भूषण डॉक्टर शारदा सिन्हा जी का निधन हो गया है। ये बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। CM योगी ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म X पर पोस्ट कर दुख व्यक्त किया है। संगीत जगत के लिए अपूर्णीय क्षति से बताया है। मैथिली, भोजपुरी समेत कई भाषाओं में इन्होंने गीत गाए थे। और ये बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, जहां पर डॉक्टर शारदा सिन्हा जो कि लोक गायिका हैं और
पद्म भूषण थी वो उनका निधन हो गया है, जिस पर खुद मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने शोक व्यक्त किया है। सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर उन्होंने पोस्ट कर दुख व्यक्त किया है और इसे एक अपूर्णीय क्षति बताया है संगीत जगत के लिए। आपको बता दें, डॉक्टर शारदा ने यहाँ पर मैथिली, भोजपुरी समेत कई अन्य भाषाओं में कई गीत गाए हैं। और बड़ी खबर है सीतापुर से, जहां रेलवे माल गोदाम में नौकरी दिलाने के नाम पर ठगी का मामला सामने आया है। 36 लोगों को ठगी का शिकार बनाया गया है। नौकरी दिलाने के नाम पर 35,50,000 रुपए लिए गए हैं। सीतापुर से लेकर बिहार तक ठगों का ये मकड़जाल फैला हुआ है। पीड़ितों ने मामले की मुख्यमंत्री पोर्टल पर शिकायत की, जिसके बाद ये मामला संज्ञान में आया है। ये बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। सीतापुर से बड़ी खबर है, जहां पर रेलवे माल गोदाम में नौकरी दिलाने के नाम पर ठगी लोगों के साथ हुई है और 36 लोगों को अपना शिकार इन ठगों ने बनाया है। जहां पर नौकरी दिलाने के एवज में 35,50,000 रुपए लिए गए हैं। वहीं सीतापुर से लेकर बिहार तक ये पूरा मकड़जाल जो है ठगों का वो फैला हुआ है। आपको बता दें, पीड़ितों ने मुख्यमंत्री पोर्टल पर इस मामले की शिकायत की, जिसके बाद अब कार्रवाई की जा रही है। और हमारे ब्यूरो चीफ प्रदीप आनंद श्रीवास्तव हमारे साथ फोन लाइन पर जुड़ चुके हैं। प्रदीप, क्या जानकारी है इस पूरी मामले के बारे में और कौन ये ठग हैं जिन्होंने अभी तक 36 लोगों को अपना शिकार बनाया है? देखिए, ये निश्चित रूप से बहुत बड़ा मामला निकल के सामने आया है। पीड़िता जो है ये लोग गोरखपुर के रहने वाले हैं और इन्होंने मुख्यमंत्री पोर्टल पर शिकायत लिखी थी, बावजूद उसके कोई सुनवाई नहीं हुई। तो ये कल जो है सीतापुर कप्तान को वहाँ पहुंची, जहाँ पर कप्तान ने इनकी बात सुनी और आगे जांच करके मुकदमा दर्ज करने का आदेश दिया। और अगर इस पूरे केस में बात करें तो जो परत दर परत जो नाम सामने आ रहे हैं, काफी चौंकाने वाले नाम हैं। रेलवे से जुड़े हुए लोग हैं, रेलवे में जो पहले से कार्यरत लोग हैं, इन्होंने जो है ये कुटरचित दस्तावेज बनाकर और लोगों को जो लोग हैं उनसे पैसा लेने का काम किया है नौकरी के नाम पे, माल गोदाम में नौकरी दिलवाने के नाम पर। जो पीड़िता है वो निरंतर कह रही है कि वो उसके साथ फ्रॉड हुआ है। लेकिन सबसे बड़ी बात यह है कि वर्तमान परिप्रेक्ष्य में जो पुलिस है वो इस मामले की गहनता से छानबीन नहीं कर रही है। अगर पुलिस गहनता से छानबीन करे तो निश्चित रूप से ये जो परत दर परत अपराधी बैठे हुए हैं, ठगी के अपराधी बैठे हुए हैं, इनका जो एक चरित्र है वो सामने आएगा और निश्चित रूप से इनको सजा मिलेगी। लेकिन फिलहाल कल जो है पीड़िता, जिनका नाम अनीता सिंह बताया जा रहा है, ये कप्तान से मिली हैं और आगे जो है पुलिस कप्तान ने जांच करके और इसमें मुकदमा दर्ज करने का आदेश दिया है। अच्छा प्रदीप, ये जो आपने कहा कि रेलवे के लोग जो वहाँ पर अभी नौकरी कर रहे हैं वो लोग भी इसमें सम्मिलित है, क्या इस तरीके का प्रकरण पहले भी सामने आ चुका है जहाँ पर रेलवे के ही कर्मी ऐसी ठगी के मामले में जो है संलिप्त पाए गए हों और उन पर कार्रवाई की गई हो? बिल्कुल, अगर हम बात करें तो उत्तर प्रदेश से लेके और महाराष्ट्र तक तमाम ऐसे रेलवे कर्मी रहे हैं जो पहले इस तरह की गतिविधियों में संलिप्त रहे हैं। और चूंकि मामला रेलवे से जुड़ा हुआ है, रेलवे जो कि सेंट्रल गवर्नमेंट की चीज है और यहाँ के जो एम्प्लॉई हैं उनको भी अगर उनसे इंटरोगेट करना है तो निश्चित रूप से एक ऑफिशियल जो लेटर होता है, चिट्ठी होती है, वो आईजी आरपीएफ को देना होता है। तो चूंकि ये मामला देखने में आसान लग रहा है, लेकिन अगर पूछताछ की बात करेंगे तो सिविल पुलिस, रेलवे पुलिस से इजाजत लेगी, फिर उसके बाद इन लोगों से पूछताछ करेगी। लंबी चौड़ी प्रक्रिया है, लेकिन जो अभियुक्त हैं, जिनके ऊपर एलिगेशन लगे हैं, निश्चित रूप से जांच अगर होती है तो निष्पक्षता के साथ वो जांच में वो सभी लोग जो है अभियुक्त की कैटेगरी में खड़े होंगे और उनके ऊपर केस बनेगा। अगर पूरे देश से बात करें, पूरे देश से अब तक इस प्रकरण में करीब 36 लोगों के साथ इस तरह का फ्रॉड हो चुका है। किसी ने 3 लाख, किसी ने 2 लाख इस तरह से दिया है। और अब जो है इसके जो तार है वो बिहार से लेकर महाराष्ट्र तक जो है मुनते हुए नजर आ रहे हैं। जी, बहुत शुक्रिया प्रदीप हमारे साथ जुड़ने के लिए और तमाम जानकारी साझा करने के लिए। बढ़ते हैं अगली खबर की ओर। उत्तर प्रदेश की 9 विधानसभा सीटों पर उपचुनाव होने वाले हैं, जिसमें मिर्जापुर की मझवा विधानसभा सीट भी है, जहां 20 नवंबर को वोट डाले जाएंगे। वोटिंग से पहले प्रदेश के उप मुख्यमंत्री ब्रजेश पाठक ने मिर्जापुर जनसभा को संबोधित किया और बीजेपी प्रत्याशी की जीत का दावा किया। वहीं अखिलेश यादव के बयान पर जवाब देते हुए उन्होंने कहा कि वो संवैधानिक संस्थानों पर इस तरह की टिप्पणी करते रहते हैं, उनका विचार सार्वजनिक है।
जिनका उद्बोधन आप सुन। यहाँ आम जनमानस से जाति धर्म संप्रदाय से ऊपर उठ करके जिस ढंग से यहाँ पर एकत्रीकरण किया है, हम कह सकते हैं मां विंध्यवासिनी की कृपा से प्रचंड बहुमत का संख्या एक तरफा जीतेंगी। माननीय प्रधानमंत्री जी की गरीब कल्याण योजना जन जन तक पहुंची है और उत्तर प्रदेश का लाइन ऑर्डर नंबर 1 पर पूरे देश में है। लोगों का मानना कि भारतीय जनता पार्टी बेहतर ढंग से शासन प्रशासन दे सकती है। बहन सुष्मिता मौर्य जी को इस बार आम जनता मझवा में आशीर्वाद देने जा रही है। अखिलेश यादव ने कहा है कि चुनाव की तारीख बदल दी है। देखिए अखिलेश जी संवैधानिक संस्थाओं पर इस प्रकार हमेशा प्रहार करते रहे जो भारत के लोकतंत्र में कभी स्वीकार लोग नहीं। सुप्रीम कोर्ट ने मदरसे को संवैधानिक दर्जा दे दिया है। देखिए अब तो न्यायपालिका ने मोहर लगा दी है, आप सबको स्वागत करना है न्यायपालिका का। उत्तर प्रदेश में डीजीपी की नियुक्ति को लेकर नए नियम पर सपा अध्यक्ष अखिलेश यादव ने बीजेपी पर हमला बोला है। अखिलेश के वार के बाद अब बीजेपी की तरफ से एक वीडियो वायरल किया जा रहा है जिसमें अखिलेश अपने और मुलायम सिंह यादव के बीच प्रमुख सचिव की नियुक्ति को लेकर हुई तकरार का जिक्र कर रहे हैं। और आपके पास गए, आपने कहा कि ये दीपक सिंह को नेताजी मैंने ये गलती की, कमाल अख्तर को मैंने रोक दिया, मैंने नहीं हटाया, और राजकिशोर और प्रजापति को मैंने हटा दिया, और प्रमुख सचिव खनन को मैंने हटा दिया। उसके बाद प्रजापति भागे दिल्ली आपके पास, और आपके पास गए, आपने कहा कि ये दीपक सिंह को हटाओ, ये बहुत बेईमान है। और मैं मुझे याद है जब रामगोपाल चाचा का जन्मदिन था, मैं लंदन जा रहा था अपने परिवार के साथ, और मैंने कहा नेताजी आप जिसको मुख्य सचिव बनाना चाहते हो बता दो। और मैंने कहा मैं लंदन जा रहा हूं, मैं छुट्टी लौट के आऊंगा तो मैं जो होगा तो मैं कर दूंगा। मैं लौट के आया, मैं आप पूछ लो अधिकारियों से। आपने कहा दीपक सिंघल को बना दो, मैंने कहा दीपक सिंघल बन जाएगा मुख्य सचिव। मैं इस बात को जानता था मुख्य सचिव का हटाने का मतलब क्या होता है। और जब मैंने आपने हटाने का फैसला लिया, मैंने खुद फोन करवाया दीपक सिंघल को कि जाओ दीपक सिंघल तुम हट सकते हो, अगर नेताजी से हाथ पैर जोड़ लोगे तुम्हारी बहुत छवि खराब हुई है। नेताजी मुरादाबाद में सपा प्रदेश अध्यक्ष श्यामलाल पाल का उपचुनाव को लेकर बड़ा बयान सामने आया है। उन्होंने दावा किया है कि उत्तर प्रदेश की सभी 9 सीटें इंडिया गठबंधन के पक्ष में आ रही हैं। साथ ही सरकार पर आरोप लगाते हुए उन्होंने कहा कि सरकार चुनाव लड़ रही है लेकिन हमारे कार्यकर्ताओं का उत्पीड़न हो रहा है। साथ ही उन्होंने सवाल उठाया कि उपचुनाव 10 सीटों पर होने थे लेकिन 9 पर ही क्यों हो रहे हैं। सवाल सबसे बड़ा है कि अगर सरकार चुनाव लड़ रही है, हमारे कार्यकर्ताओं के साथ उत्पीड़न हो रहा है, दरोगा सिपाही हमारे सेक्टर प्रभारियों को, बूथ प्रभारियों को, प्रधानों को, यहाँ तक कि कोटेदार को परेशान किया जा रहा है। सवाल सबसे बड़ा है कि अगर 10 विधानसभा के चुनाव होने थे उत्तर प्रदेश में, 9 पर क्यों हो रहे हैं। सवाल सबसे बड़ा है कि 13 तारीख को जब चुनाव का मतदान 9 विधानसभाओं का था तो 20 तारीख को क्यों बढ़ा दिया गया। इसका समूचा प्रमाण है कि भारतीय जनता पार्टी इस चुनाव में सरकार के माध्यम से बेईमानी कराना चाहती है और समाजवादी पार्टी इंडिया अलायंस को के लोगों को थाने पर या जेल में उत्पीड़न के माध्यम से भेजना चाहती है। सिंह उर्फ गब्बर सिंह की बहराइच स्थित करोड़ों की संपत्ति को जिला प्रशासन के अधिकारियों ने कोर्ट के आदेश के बाद कुर्क कर दिया है। आपको बता दें कि माफिया गब्बर सिंह पर फिरौती, अपहरण जैसे कई संगीन मामले दर्ज हैं। फिलहाल गब्बर सिंह को फिरोजाबाद की जेल में रखा गया है। मैनपुरी की करहल थाना क्षेत्र में पुलिस को चेकिंग अभियान के दौरान बड़ी सफलता हाथ लगी, जहां पर पुलिस ने चेकिंग के दौरान 2 गाड़ियों से 26,80,000 रुपए नगद बरामद किए हैं। बताया जा रहा है कि 2 कार सवार युवक पैसे लेकर इटावा जा रहे थे, तभी पुलिस ने उन्हें दबोच लिया। जब पुलिस ने युवकों से पैसों का हिसाब मांगा तो दोनों युवक पैसों का हिसाब नहीं दे पाए, जिसके बाद पुलिस ने आगे की कार्रवाई शुरू कर दी। अभी जो है हमारी एसएसटी टीम के ये प्रभारी हैं और इनके द्वारा 2 गाड़ियों से 26,80,000 रुपया कैश बरामद किया गया है। जिनसे बरामद किया गया है वो लोगों का कहना है कि बैंक से निकाल के ला रहे हैं, लेकिन अभी मौके पे कोई साक्ष्य नहीं दिखा पाया है, इसलिए इस पैसे को जब्त करके और ट्रेजरी में जमा किया जा रहा है। अगर ये लोग जैसा बता रहे हैं ऐसा साक्ष्य प्रस्तुत करेंगे तो आगे अग्रिम कार्रवाई करेंगे।
अभी जो है हमारी एसएसटी टीम के तो आपको बता दें मैनपुरी का ये पूरा मामला है जहां पर चेकिंग के दौरान एक कार सवार से पुलिस ने नकदी बरामद की है और जब पुलिस ने इन युवकों से हिसाब मांगा इन पैसों का तो युवक नहीं दिखा पाए हिसाब, जिसके बाद पैसों को तो सीज किया ही है, साथ ही साथ युवकों को भी हिरासत में लिया गया है और चेकिंग के दौरान जो है यहां पर ये कार्रवाई की गई है। और हमारे संवाददाता उमाकांत ज्यादा जानकारी के लिए हमारे साथ फोन लाइन पर जुड़ चुके हैं। उमा, ये जो चेकिंग हुई थी जिसमें पैसे बरामद किए गए हैं, कौन ये युवक थे, कहां से ये पैसे आ रहे थे? बताना चाहूंगा कि इटावा से ये लोग निकल रहे थे। एक व्यक्ति जो एटा का था उसकी गाड़ी में 11 लाख रुपया बरामद हुआ है, जिसमें 500 रुपए की 22 गड्डी थी, और दूसरी जो गाड़ी थी टाटा टिगोर जिसमें 15,80,000 रुपया बरामद हुआ है, जिसमें 500 रुपए की 22 गड्डी और 200 रुपए की 11 गड्डी, 100 रुपए के नोट की 16 गड्डी, 50 रुपए के नोट की ये 16 गड्डी थी। ये जो रुपया है वो जो जिस व्यक्ति की गाड़ी है वो ये बता रहा था कि वो अपनी बहन की शादी के लिए ले जा रहा था और उस चेकिंग के दौरान ये गाड़ी से रुपया बरामद हुआ है। अच्छा, लेकिन यहाँ पर ये तो कहा जा रहा है कि वो युवक जो है इस पैसे का हिसाब नहीं दे पा रहे थे पुलिस को, जिसके बाद कार्रवाई की गई है। पुलिस को यहाँ पुलिस ने स्टेटमेंट मांगा है कि आप अपना पूरा ब्यौरा दें, तो उन्होंने कहा मैं स्टेटमेंट बैंक से लाके आपको कल अवेलेबल करा दूं। जी, बहुत शुक्रिया जानकारी के लिए उमाकांत। एटा के थाना जलेसर क्षेत्र के अंतर्गत गांव नगला मौजी में खेत की पैमाइश करने गई राजस्व टीम और पुलिस को दबंग महिलाओं ने रोक दिया, जिसका वीडियो वायरल हो रहा है। आपको बता दें कि गांव नगला मौजी में दोपहर में टीम पुलिस बल के साथ गांव स्थित सरकारी जमीन की पैमाइश करने गई थी। तभी बौखलाई महिलाओं ने राजस्व टीम पर हमला करते हुए चकबंदी विभाग द्वारा नापतोल के दौरान जरीब को खींचकर तोड़ दिया। वहीं महिलाओं ने पुलिस टीम और राजस्व टीम पर भी हमला किया, जिसके बाद चकबंदी विभाग टीम के लेखपाल ने महिलाओं के खिलाफ थाने में लिखित शिकायत दी है। पकड़ो पुलिस प्रशासन को मार रही है ये, पकड़ो देखो जय देखो जय 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 डॉक्टर, अरे तुम रुको 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 टमाटर 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 दिमाग खराब और हमारे संवाददाता आशु शर्मा हमारे साथ फोन लाइन पर जुड़ चुके हैं। आशु, जानकारी चाहेंगे क्या पूरा मामला है, कौन ये महिलाएं हैं जिन्होंने राजस्व विभाग की टीम को रोका है? जी, आपको बता दें पूरा मामला जलेसर का है, जहां पर राजस्व विभाग की टीम में पुलिस फोर्स के साथ खेत की पैमाइश कराने गई थी। यहाँ पर कुछ अराजक तत्व जो महिलाएं हैं, जो गांव की महिलाएं हैं, वो पैमाइश करने से प्रशासन को रोक रही थी। वहीं प्रशासन ने अपनी कार्रवाई करते हुए जब पैमाइश करने की कोशिश की तो महिलाओं ने प्रशासन पर और पुलिस कर्मियों पर अभद्रता की और उन्हें मारपीट भी की। अच्छा आशु, क्या वजह है कि इन्होंने पैमाइश करने से रोका है? क्योंकि सरकारी ये जमीन है तो ये हक कैसे जता रही हैं महिलाएं? जी बिल्कुल, ये एक अगर ये सरकारी जमीन है, पैमाइश के लिए गई थी, वहीं साफ तौर से प्रशासन राजस्व विभाग की टीम के पास ऊपर से ऑर्डर भी थे इसको पैमाइश कराने के लिए, लेकिन वो जबरदस्ती अपनी जमीन बताते हुए जिसपे वो खेती भी कर रही थी, पहले से कब्जा था उनका, ये अवैध कब्जे को हटाने के लेकर ये पूरा मामला सामने आया है इस पर। जी, बहुत शुक्रिया आशु जानकारी के लिए।
वहीं बाराबंकी जिले में छठ पूजा की तैयारियों का जायजा लेने के लिए नगर विकास मंत्री ए.के. शर्मा शहर के नागेश्वर नाथ मंदिर परिसर पहुंचे, जहां उनके साथ चेयरमैन शीला सिंह वर्मा भी मौजूद रहे। नगर विकास मंत्री ने छठ घाटों और मार्गों में श्रद्धालुओं को बेहतर व्यवस्था मिले और उन्हें कोई परेशानी न हो, इसके लिए अधिकारियों को जरूरी दिशा निर्देश दिए हैं। निरीक्षण के दौरान मंत्री ए.के. शर्मा ने कहा कि नागेश्वर नाथ मंदिर समेत जिले के अन्य घाटों पर छठ मैया की पूजा होती है, इसलिए साफ सफाई का खास ध्यान रखा जाना चाहिए। चल रहा है, आज से उसकी शुरुआत हो गई है और पूरे राज्य में, उत्तर प्रदेश में विशेष करके नगर निकायों में जहाँ जहाँ छठ की पूजा होती है, जहाँ जहाँ छठ के श्रद्धालु इकट्ठा होते हैं, उन जगहों पर नगर विकास विभाग की तरफ से, नगर निकायों की तरफ से, नगर पालिकाओं की तरफ से और नगर निगमों की ओर से और साथ ही हमारे बिजली विभाग की तरफ से भी अनेक कार्य करने होते हैं, अनेक कार्य किए जाते हैं। खास करके साफ सफाई का, सुंदरीकरण का, सुशोभन का कार्य विशेष रूप से छठ के श्रद्धालुओं को अच्छा अनुभव हो, इसके लिए किए जाते हैं। उसी के निरीक्षण के लिए मैं अनेक जगहों पे गया हूँ, जा रहा हूँ। परसों भी लखनऊ में हमने कुछ घाटों का निरीक्षण किया। आज बाराबंकी आकर के औचक निरीक्षण करने का मेरा मन हुआ कि देखा जाए बाराबंकी में छठ के श्रद्धालुओं के लिए क्या व्यवस्था है, चेयरमैन साहिबा ने किया है, हमारी टीम ने किया।